नमस्कार साथियों, सभी भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड के जो हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, उनके एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतनी मेहनत करना कि आपके एग्ज़ाम में री नहीं लगनी चाहिए। एक ही बार में दोस्तों आपको क्लियर करना है, आपके पास में सुनहरा मौका है तैयारी करने का। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरी वॉच किया करें। डेली में आपको 8 बजे लाइव क्लास दी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग लाइव जुड़ा करें। आपके लिए बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको क्लास दी जाती है। और वही है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यानी कि आप इससे क्लास से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार आपका जो पेपर है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो किस तरीके से आता है। तो आपको दोस्तों एग्ज़ाम जब देने जाएंगे सेंटर पर, तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने अंदर का जो डर है ना, उसे निकालिए। जब भी आप सेंटर पे जाएं, पॉजिटिव सोच लेकर के जाएं। और पॉजिटिव सोच कब आएगी? जब आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो दोस्तों, आप इधर उधर की बातों पर न ध्यान देते हुए आप सिर्फ फोकस कीजिए अपनी तैयारी पर। दोस्तों, अच्छे नंबर जब भी आएंगे तब आप बेहतरीन मेहनत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सर चू नहीं करते हैं लोग जो कुछ कर जाते हैं। नहीं तो आदमी क्या करेंगे, अरे फालतू का है, ब्लॉक कर देते हैं। तो आप ऐसा काम करो कि आपको लोग ब्लॉक नहीं, सर्च करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो है आपके संस्कृत की। तो जिन भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को संस्कृत से डर लगता है, तो वो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत दोस्तों एक ऐसी विषय है जिसमें फ्रेंड्स आपके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। गणित है, गणित और संस्कृत दोस्तों, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको जो ये क्लास दी जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो लगी कैसी। डेली में फ्रेंड्स आपको क्लास दी जाती है। और दोस्तों, पीडीएफ बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो बस आप इतना किया करो, जो टाइम लगता है उससे जो आप थोड़ा सा लाइक किया करो, शेयर किया करो, जिससे क्या है कि हम थोड़े से खुश होंगे। क्योंकि हम जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आप सिर्फ इतना कर दिया करो कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करो और कमेंट में बताया करो कि आखिरकार आपको ये क्लास लगी कैसी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। संस्कृत की क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको जब पेपर मिलेगा, तो सबसे पहले पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। लिखा होगा संस्कृत और उस पर लिखा होगा फर्स्ट नंबर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप प्रश्नों के उत्तर देंगे खुद ही। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संधि के कितने भेद हैं? बताइए, संधि के भेद कितने हैं? आप बताइए। जब तक 1 है, 3 है, 4 है, तब तक बात कर लेते हैं हम संधि कहते किसे हैं। तो दोस्तों देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, 1, 2, 4 या 3? हाँ, तो ये होते हैं आपके 3। कितने होते हैं संधि के भेद? 3 होते हैं। ठीक है, संधि के भेद कितने? 3। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है आपका स्वर, नंबर 2 पर आता है आपका व्यंजन, ठीक है, और नंबर 3 पर दोस्तों आपका आता है विसर्ग। ठीक है, इतना याद रखना। स्वर कहते हैं जो किसी की सहायता नहीं लेते, वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वर की सहायता लेते हैं। और विसर्ग वो कहलाते हैं जो दोनों की सहायता लेते हैं, वो विसर्ग कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? संधि के कितने भेद हैं? संधि के फ्रेंड्स आपके 3 भेद हैं। तो आंसर आपका स बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवालय में संधि है। देखिए, कल भी मैंने आपको समझाई थी, मैंने संधियाँ बताई हैं, आप उसे देख लेना। तो देवालय, जहाँ भी आपको एक ही, यानी कि इसमें जो दिया गया है, देवालय में संधि विच्छेद कौन सी? जहाँ भी आपको बड़ा देखने को मिल जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ये सभी आपको किस में जाएंगे? ये दोस्तों आप बताइए, दीर्घ में या गुण में या यड़ में या अयादि में, या कौन सी संधि है देवालय में? तो देवालय में दोस्तों आपकी संधि जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी है?
दीर्घ संधि है, यानी कि इसका अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि देवालय की संधि विच्छेद क्या होगा। विच्छेद यानी तोड़ना, इसे किस तरीके से तोड़ेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधार में कौन सा कारक है। तो आपको कारक याद होना चाहिए, कारक कहते किसे हैं। तो अब आधार पूछा है कि आधार में कारक कौन सा है। तो दोस्तों आधार में जो कारक है वो बताइए, कर्म है, करण है या पादान है। तो ये है दोस्तों आपका अधिकरण कारक है आपका आधार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। आप बताइए 2 या 4 या 6 या 8। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए आप कमेंट में। और ये प्रत्यय की बात करते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। तो दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं, जो शब्द के पीछे लगाए जाएं वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। और जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स आपके। प्रत्यय दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में कितने कारक होते हैं। कारक बताने आपको, कितने कारक हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं या 10 हैं। तो फ्रेंड्स संस्कृत में कारकों की संख्या आपकी 6 है। तो ये हुए आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 5 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है फ्रेंड्स। स्कोर जरूर बताया करो अपना। अब देखिए दूसरा पेपर दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहले पर आएगा, पहले नंबर पर आपके बहुविकल्पीय, और फिर आएंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय का मतलब होता है दोस्तों 1 या 1.5 लाइन में उसका आंसर देना, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है स्वर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। पहले प्रश्न को पढ़िए, आंसर तो स्वतः ही निकल जाएगा। सही से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आंसर तो दोस्तों आ ही जाएगा। स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स स्वर को अच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, स्वर को अच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए आप मेहनत में कमी मत छोड़िए, क्योंकि आपके जो मम्मी पापा जी हैं बहुत आपके पर बहुत गर्व कर रहे हैं। काफ़ी दोस्तों पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप उनके सपनों को साकार कीजिए। आप फ्रेंड्स इतनी मेहनत कीजिए कि आपको स्वयं में भी अच्छा लगे, क्योंकि अब आगे को यूपी टेट देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप एक ही बार में अपना DLED कंप्लीट कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन संधि कब होती है। व्यंजन संधि कब होती है। तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर व्यंजन संधि होती है। अभी बताया था मैंने, व्यंजन से व्यंजन मिल जाए या स्वर के मिल जाने पर, व्यंजन या स्वर के मिल जाने पर आपकी व्यंजन संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, समास में कितने पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं। समास में फ्रेंड्स आपके 2 पद होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 पे है आपका उत्तर पद। तो समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। अगला है, कारकों की संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कारकों की संख्या। तो दोस्तों कारकों की संख्या जो आपकी 6 है। कितनी है, कारकों की संख्या आपकी 6 है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी कि एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, 2 व्यक्तियों के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। वचन कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते बताइए। तो दोस्तों क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और फ्रेंड्स कोई भी जब तैयारी करें तो मज़े मज़े में कीजिए। आपकी क्लास बहुत ही मस्त है, आप भी मस्त होकर के आंसर दिया करो, वीडियो पूरी वॉच किया करो और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है। आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो ये काम तो आपको अच्छा शुभ काम तो करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न।
कौन से आएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं? देखिए, संस्कृत के प्रश्न दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, बस थोड़ी सी आप तैयारी कर लीजिए, आप आराम से करके आ सकते हो, ठीक है। इसमें है आपका माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। तो दोस्तों देखिए, माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी के जो माहेश्वर सूत्र हैं ये अष्टाध्यायी में आए हैं। कितने आए हैं ये? अष्टाध्यायी में 14 सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी में आए 14 सूत्र हैं। और दोस्तों माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने क्या किया था? पाणिनि जी ने काफ़ी तपस्या की थी, तो तपस्या से खुश होकर के महेश जी ने 3 बार अपना 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार डमरू बजाया, 14 प्रकार की आवाज़ निकली, तो वो आवाज़ से ही आपके 14 सूत्र कहलाए। तो महेश माने होता है भगवान। तो भगवान के पाणिनि जी ने इतनी तपस्या की, तो तपस्या से खुश होकर महेश जी ने अपने 14 बार डमरू बजाए, 14 आवाज़ निकली, तो वही आपके माहेश्वर सूत्र कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का जो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, यानी कि प्रत्याहार का जो अर्थ है वो अर्थ क्या है? संक्षिप्त कथन। क्या है? संक्षिप्त कथन, इतना याद रखना। संक्षिप्त कथन को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया था। ये प्रत्याहार भी किसने बनाए हैं? महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है, ठीक है। प्रत्याहारों की संख्या जो है वो 42 होती है, 42 होती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? समास के भेद बताइए। तो दोस्तों देखिए, समास किसे कहते हैं? समास होता है कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल को क्या कहेंगे? समास कहते हैं। और जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ संधि होगा, यहाँ शब्द आ जाए वो आपका समास होगा। समास का जो छोटा रूप होता है उसे संक्षिप्त कहते हैं, ठीक है। समास के भेद कितने हैं? तो फ्रेंड देखिए, भेद की बात कर लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसकी ट्रिक है, ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है इसकी? अब तक दादा, ये इसकी ट्रिक है। आज से अगर आप बनाएंगे तो आप बना देंगे अव्ययीभाव समास, ठीक है। ब से आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। त से दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क से हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, और द से आपका द्वंद्व समास, और द से आपका द्विगु समास। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके 6 समास होते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें भगवानों के नाम आते हैं। कर्मधारय समास वो कहलाता है जिसमें दोस्तों आपके जैसे तुलना की जाए, वो आपका कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें सभी कारक आ जाते हैं, विभक्तियों का लोप होता है। द्वंद्व समास में च का प्रयोग होता है या आहिफल आता है, इस तरीके से आप उसका विलोम होता है, द्वंद्व एक दूसरे का, जैसे माता का पिता, तो इस तरीके का द्वंद्व होता है। द्विगु हमेशा संख्यावाची होता है, ठीक है, इसे आप याद रखना। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सुलेख से क्या तात्पर्य है? तो सुलेख का मतलब होता है दोस्तों सुंदर लेख। सु माने क्या होता है? सुंदर, ठीक है, सुंदर, और लेख माने लिखावट या लिखना। सुंदर लिखना ही आपका सुलेख कहलाता है। और फ्रेंड्स आप सर्च करना आदर्श कैरी क्लासेज पर ही कि कॉपी को एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाए, तो आपको वहाँ पर लिखने का तरीका भी देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब आप अपनी कॉपी में अच्छा लिखोगे तो दोस्तों आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखना, ठीक है। तो सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लिखना ही आपका सुलेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिए, द्विगु समास पूछा है, तो दोस्तों द्विगु समास संख्यावाची होता है, ये याद रखना। संख्यावाची समास को ही क्या कहेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। जिसमें संख्या का प्रयोग किया जाए वो आपका द्विगु समास होता है। किन्हीं 2 उपसर्ग से बने संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। देखिए, 2 उपसर्ग, सबसे पहले जान लेते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्द शब्दांश से पहले लगते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, यानी कि शब्द के पहले जो लग जाए और अर्थ बदल दे,
शब्द के पहले लग करके अर्थ बदल दे, वो आपका क्या कहलाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि संस्कृत के जैसे प्र है, प्र का क्या बन जाएगा आपका? प्रकर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम, सम का क्या हो जाएगा? समीप। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। निश का क्या हो जाएगा? निषेध, निषेध। इस तरीके से दोस्तों आपको उपसर्ग लिखनी है। अगला क्वेश्चन है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? उदाहरण सहित लिखिए। तो करण कारक को आप कैसे जानेंगे? जैसे आपको पता है कि कारकों की संख्या आपकी 6 होती है। ठीक है, तो पहले आपका कर्ता, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म, को और करण से। करण पूछा है तो आपका से आ गया। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो फ्रेंड्स करण कारक जो होता है, करण कारक में आपकी तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है, इसे आप याद रखना। तृतीया विभक्ति होती है आपकी करण कारक में, और इसका चिन्ह जो है वो आपका होता है से के द्वारा, से के द्वारा। तो ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति। तो जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल पूछा है तो आप लिख सकते हो कि सह वधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है, वधिरः अस्ति। इस तरीके से लिखते हो। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इस तरीके से भी लिख सकते हो दोस्तों कि सह अंधेन अस्ति, अंधः अस्ति, वह आँख से काना है। इस तरीके से दोस्तों आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने तरीके से आप याद कर लेना। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के जो है पेपर, संस्कृत का एग्जाम। तो जिन भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को संस्कृत से डर लगता है वो दोस्तों इस वीडियो को अवश्य देखना, आपका एग्जाम बहुत ही मस्त होगा। और दोस्तों किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ें। तो आपको दोस्तों रोजाना क्लास दी जा रही हैं, आप बस इतना किया करो, जोश के साथ में, अच्छे उत्साह के साथ में बस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर जाकर के आदर्श कैरियर क्लासेज, वहाँ पर आप जुड़ जाना और जुड़ने के बाद में आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप पर, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करना। वहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा से रिलेटिव जो भी मटेरियल है आप तक प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं तक की थी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये संस्कृत की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक बार फिर दोबारा से इसे शेयर कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। ठीक है, आपकी जरूरी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।